Hello and welcome to my another vlog. This is me Kiran. Welcome you in my channel Kiran's Daily Diary. So friends, मैं काफ़ी टाइम तक आपको इनविजिबल नज़र आ रही होंगी, तो रीज़न आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट माई एग्ज़ाम इज़ कमिंग। तो और अभी मैं रिसेंटली रायपुर भी गई थी 1-2 दिन के लिए, तो उन सब चीज़ों की वजह से थोड़ा सा ट्रैवल एक्सर्शन और ये सब करके मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। इनफैक्ट मुझे मन करता है कि मैं अपनी प्रेगनेंसी की पूरी जर्नी फ्रॉम डे 1 टू डे जो भी हो 9 मंथ में जो भी डे होता होगा तब तक का मैं खुद वीडियो शूट करूं, सो दैट कि मैं फ्यूचर में कभी इन सब अपने मूवमेंट्स को प्रेगनेंसी मूवमेंट्स को देख पाऊं। पर शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से मैं नहीं बना पा रही वीडियो। तो बस कुछ ही दिन में मेरा एग्ज़ाम ओवर हो जाएगा 2 जुलाई को। उसके बाद मैं पूरी टोटल फ्री हूँ। क्या होता है ना, मेंटली भी मेंटल फ्री होना भी बहुत ज़रूरी होता है किसी भी काम के लिए। तो जैसा कि आपने मेरा थंबनेल देखा है और आप प्रिटेंड कर सकते हैं मैं किस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जो चीज़ मैं पैर फोल्ड करके एक्चुअली मैं ज़मीन में बैठी हूँ, ये देख सकते हो आप। मेरा पढ़ाई जारी था, मेरा भी यहाँ पे मेरे नोट्स ज़मीन में बिखरे हुए। तो मुझे ना चेयर में कंफर्टेबल नहीं लगता बैठने में, तो मैं यूँ पीठ टिका के आराम से बैठती हूँ कंफर्टेबल, तो मुझे कंफर्टेबल लगता है। तो मैंने जो थंबनेल डाला है सेकेंड ओपिनियन के लिए, तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो मैं अपनी लाइफ में खुद एक्सपीरियंस करती हूँ ना, वही चीज़ मैं लोगों से शेयर करती हूँ, सो दैट मैं आपको भी अवेयर कर पाऊँ कि जो चीज़ मैं फेस कर लेती हूँ ना, फिर मैं नहीं चाहती कि वो चीज़ कोई और भी बाद में फेस करे या उसके पहले ही वो कोई अवेयर हो जाए। इसलिए मैं ऐसे वीडियोस डालती हूँ। और मुझे पता है ऐसे वीडियोस की कोई वैल्यू नहीं होती। लोगों का रूटीन डेली ब्लॉग देखना अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो पसंद नहीं आती। फिर भी एक सोशल पर्सन होने के नाते तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं लोगों को अवेयर करूं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि बात है कि सेकंड ओपिनियन डॉक्टर्स का, तो मैं पहले आपको अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी का केस आपके साथ शेयर करनी चाहूँगी। व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मेरा पूरा 8 महीने 9 महीने में 8 मंथ में पूरे 8 मंथ और 9 के स्टार्टिंग तक मैं दिल्ली में थी। फिर 9 के स्टार्टिंग में मैं दिल्ली टू छत्तीसगढ़ आई अपने मैके, क्योंकि मुझे डिलीवरी छत्तीसगढ़ में कराना था। तो उस टाइम तक सब कुछ होके था। फिर मैंने क्योंकि मेरा लास्ट टाइम था, तो मैंने कहा कि वहाँ पे मेरा पूरा ट्रीटमेंट फेब्रिस हॉस्पिटल में चला था। फिर यहाँ मैंने लास्ट में ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, क्योंकि मुझे पता था सारा अब तो कोई अल्ट्रासाउंड नहीं कराना, कोई मेडिकेशन नहीं करना, क्योंकि मेरी सारी मेडिकेशन रूटीन में चल रही थी, आयरन कैल्शियम और जो चलती है मेरी फॉलिक एसिड वगैरह की। तो मेरी 2-3 सोनोग्राफी हुई 9वें महीने में, 3-4 सोनोग्राफी हुई, क्योंकि मेरी जितनी भी ईडीडी आती थी ना, वो ईडीडी की डेट निकल जा रही थी। तो मेरी 12 तारीख को 12 दिसंबर, 24 दिसंबर, 31 दिसंबर जिस दिन रेयांश पैदा हुआ, ऐसा करके ना 3-4 अल्ट्रासाउंड हुए। तो 12 दिसंबर वाले अल्ट्रासाउंड में मेरा रिपोर्ट एकदम नॉर्मल था। मेरा बेबी भी सिफेलिक पोजीशन मतलब हेड डाउन पोजीशन, बेबी का हेड डाउन था, लेग्स अप थे। तो ये 12 दिसंबर तक सब कुछ ओके था। फिर 24 दिसंबर का जो अल्ट्रासाउंड हुआ, उसके 2 दिन पहले क्या हुआ था, मतलब 22 या 20 के आसपास, इन 4 दिन के आसपास में मैं पेट के बल से गिरी थी। मुझे बंदर ने दौड़ा दिया था। आपने मेरे एक वीडियो में देखा होगा, मेरे घर में लॉबी में पोर्च में एक झूला है, तो मैं झूले में बैठ के एप्पल खा रही थी। तो बंदर नीम के झाड़ से उतरा, वो एप्पल छीनने के लिए मेरी तरफ बढ़ा। मुझे लगा मुझे काटने बढ़ रहा है। मैंने बैक यू टर्न लिया और मैं भागी और मेरा पैर डोर मैट में फिसल गया, मैं पेट के बल से गिर गई। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की कृपा से, जो मेरा प्लेजेंटा का पोजीशन था वो इंटीरियर था, मतलब मेरे पेट के सामने था। तो सेम डे मैं हॉस्पिटल गई, क्योंकि मेरी ये वाली फिंगर पूरी कट हो गई थी, तो इसमें टाँके लगे और थोड़ा मेडिकेशन हुआ। बेबी का फिटल हार्ट रेट वगैरह डॉपलर मशीन से सब कुछ हुआ। तो ये होने के बाद 24 वाले अल्ट्रासाउंड में मेरे बेबी के जो एम्ब्लियोकल कॉर्ड होता है वो सिंगल लूप में ऐसे फंस गया था। शायद बेबी गिरने की वजह से स्ट्रेस में आ गया, क्या जो भी रीज़न हो, फिर वो कॉर्ड अराउंड नेक हो गया। उसके बाद अब मेरी 24 को कराया, तो मेरा ईडीडी शायद 28 या 29 तारीख का दिसंबर का दिया था, तो 28-29 तारीख का दिसंबर का ईडीडी भी निकल गया। फिर मैंने 31 के मॉर्निंग में जाके एक अल्ट्रासाउंड कराया। तो मॉर्निंग के अल्ट्रासाउंड में मेरा जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो एडिक्वेट था। एडिक्वेट मतलब जितना बच्चे को एमनियोटिक फ्लूइड चाहिए उतना बिल्कुल बराबर था, और बच्चे के कॉर्ड अराउंड नेक था ही वही था।
मतलब वो 7 दिनों में उसका जो, क्योंकि बच्चा कंटिन्यू मूवमेंट में रहता है ना, जैसे आज उसके कॉर्ड अराउंड नहीं, कल नहीं रहेगा, शायद वो ऐसा मूवमेंट करे बच्चा घुमाए सिर कि वो जो कॉर्ड है वो रिमूव हो जाए, जो भी हो, या आज आप नॉर्मल हो, कल बच्चे के गले में वो कॉर्ड फंस जाए, तो वो अनप्रेडिक्टेबल होता है, बच्चा कभी भी फंसा लेता है। तो ऐसा हुआ। तो 31 को मॉर्निंग में मेरा जो एमनियोटिक फ्लूइड था एकदम नॉर्मल था। तो उसके बाद मैं प्राइवेट हॉस्पिटल गई, क्योंकि मेरा ना सारा ईडीडी खत्म हो चुका था, मुझे 40 वीक्स लग चुके थे, मतलब अगर 4 या 36 बोलो तो 9 महीना पूरा कंप्लीट करके मैं 10वें में एंटर कर चुकी थी। 40 वीक से भी प्लस थी सर, मैं 41 वीक में चल रही थी। तो डॉक्टर ने कहा इससे ज़्यादा आप अपने बेबी को कैरी नहीं कर सकते, मुझे लेबर पेन आया ही नहीं। तो जब मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में, मैं हॉस्पिटल का नाम मेंशन नहीं करूँगी, तो जब मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में कराया तो वहाँ पे मेरा सुबह का अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट वो मंगाया कि सुबह आप अल्ट्रासाउंड क्या कराए थे दिखाओ में, तो उनका रिपोर्ट भी सेम था कि कॉर्ड अराउंड नेक है, लेकिन उनके मेरे रिपोर्ट में एक ये था कि एमनियोटिक फ्लूइड एडिक्वेट नहीं है। तो आई वॉज शॉक्ड कि सुबह तक तो था, मुझे कोई वाटर ब्रेकेज नहीं हुआ, मुझे कोई वाटर लीक नहीं हुआ, फिर कैसे हुआ। पर होता है ना कि बच्चे के केस में हम एकदम हड़बड़ा जाते हैं, मेरे हस्बैंड भी हड़बड़ा गए, मेरी रश्मि दीदी एकदम डर गई कि अब क्या होगा, बच्चा कैसे ब्रीथ करेगा, क्योंकि जब तक बच्चा माँ के गर्भ में होता है ना, तब तक वो एमनियोटिक फ्लूइड को ही इनहेल करता है और एक्सेल करता है। तो अगर एडुकेट नहीं तो बच्चे को क्या होगा, ऐसा वैसा करके सब डर गए। फिर फाइनल हुआ कि 31 को ही सीजर कराना है, क्योंकि उन्होंने कह दिया आपको लेबर पेन आया ही नहीं, तो मतलब उन्होंने मुझे आर्टिफिशियल लेबर पेन इंड्यूस करने के लिए कोई मेडिकेशन भी नहीं किया, तो डायरेक्टली कह दिया आपको सीजर कराना है। तो मेरे घर वाले रिस्क नहीं लेना चाहते थे, मेरे हस्बैंड से बोले अगर आप बोलोगे कि नॉर्मल कराना है तो ठीक है करा देंगे, पर आप अपने रिस्क में लिख के दो कि अगर मदर और चाइल्ड किसी को भी कुछ हुआ तो आई एम द रिस्पॉन्सिबल वन। तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगा, मुझे मेरा बच्चा और मेरी वाइफ सही सलामत चाहिए, आप सीजर कर दो। तो ही गिव परमिशन दैट टाइम। तो फाइनली मेरा सी सेक्शन हो गया। तो बाद में ना मैं अब जब वो सारे रिपोर्ट्स देखती हूँ, मेरे पास अभी तक वो 5 साल पहले के 4 साल पहले के सारे रिपोर्ट्स हैं, A to Z रिपोर्ट, मतलब CPC से लेके सब कुछ। तो अब जब वो मैं रिपोर्ट देखती हूँ ना, तो मुझे इतना पेन होता है कि काश मैं उस टाइम पे भी सेकंड ओपिनियन किसी और हॉस्पिटल से, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल ही क्यों ना हो, एक सेकंड ओपिनियन लेना था कि एक और सोनोग्राफी करानी थी, उससे पता चल जाता कि मतलब सोनोग्राफी 800 की ही होती, बस 800 के चक्कर में मेरा सीजर हो गया। तो एक बार कंफर्म हो जाता कि सच में मेरा एमनियोटिक फ्लूइड है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने रीज़न वही बताया कि आपका एमनियोटिक फ्लूइड नहीं है, तो बच्चे को मूवमेंट करने के लिए या नीचे आने के लिए फ्लूइड ही नहीं, तो बच्चा किस चीज़ से स्लिप करेगा, इस टाइप का कॉर्ड अराउंड नेक भी है, तो वो तो दोनों में कॉमन था, बट एमनियोटिक फ्लूइड वाला मुझे नहीं समझ आया। बाद में अब जब मैंने अपना रिपोर्ट देखा ना, तो उसमें सी सेक्शन होने का रीज़न उन्होंने फीटल डिस्ट्रेस लिखा था कि बच्चा स्ट्रेस में आ गया था। तो आई वॉज शॉक्ड कि उन्होंने रियल रीज़न क्यों नहीं लिखा कि एमनियोटिक फ्लूइड खत्म हो गया था, कॉर्ड अराउंड नेक था। तो ये चीज़ लगा। और उस टाइम पे अगर मैं सेकंड ओपिनियन किसी और डॉक्टर से ले ली होती तो मुझे आप कंपेयर कर लेती मैं कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सही बोल रहा, और उस टाइम पे मैं शायद राइट डिसीजन ले पाती। तो ये मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी का हुआ। अब मैं सेकंड प्रेगनेंसी का बता रही हूँ। अभी मेरी सेकंड प्रेगनेंसी भी काफ़ी हेल्दी प्रेगनेंसी है, भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा है। तो लेटेस्ट मैंने एंटी स्कैन कराया, तो सेकंड मंथ में मैंने जब सेकंड मंथ का मैंने जब वो कराया था ना डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप, तो शी रिकमेंड में कि आप एक डुअल मार्कर का टेस्ट करा लो, और जिस दिन डुअल मार्कर टेस्ट कराओ, जिसको डुअल मार्कर और डबल मार्कर कहते हैं, तो ये टेस्ट जनरली होता है कि बच्चे में कोई क्रोमोसोम्स में एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, कोई डाउन सिंड्रोम नहीं है, कोई सिंड्रोम तो नहीं है, इस टाइप का ये देखने के लिए। तो डबल मार्कर टेस्ट विथ एंटी स्कैन, तो दोनों को साथ में कराना था, एक ही दिन में कराना था, वो भी 12 वीक से पहले। तो अल्ट्रासाउंड तो मैंने करा लिया, एंटी स्कैन। फिर मैंने अल्ट्रासाउंड वाले से पूछा कि ये कंपलसरी क्या, तो ही सेड कि हाँ ये कंपलसरी टेस्ट होता है। इससे क्या होता है, हम दोनों वो टेस्ट को कंपेयर करके पता लगा लेते हैं कि बच्चे में कोई सिंड्रोम या कोई एबनॉर्मलिटी या कोई बीमारी तो नहीं है, सो दैट कि वी कैन क्योर दैट। तो मैंने कहा ठीक है। फिर वो डबल मार्कर टेस्ट का प्राइस था 3400, 3400। तो फिर भी हमने मंथ एंड था, थोड़ी गरीबी थी, फिर भी हमने करा लिया कि चलो ठीक है, क्योंकि कंपलसरी है। मेरे घर वालों ने भी कहा कि जब कंपलसरी है तो करा लो। हमने दोनों टेस्ट कराए, तो मेरा रिपोर्ट आया निगेटिव। मतलब मुझे सारा कुछ निगेटिव था, ट्राइसोमी निगेटिव था, डाउन सिंड्रोम निगेटिव था, मतलब मेरे बच्चे में कोई बीमारी नहीं, क्योंकि मेरा एंटी स्कैन भी एकदम सही था। तो मैं लेके मैम के पास गई,
सेम हॉस्पिटल जहाँ मेरा सीजर हुआ, सेम हॉस्पिटल में, मतलब इतनी बेवकूफ़ हूँ कि एक्चुअली मेरे पास चॉइस नहीं। जैसे कि मैंने कहा कि उनकी यहाँ पे मोनोपोली है, शी इज़ द ओनली गायनी है, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। और तो लोग जनरली गांव से दूर से सब उन्हीं के पास आते हैं। जिस दिन मैं अपना रिपोर्ट दिखाने गई थी तो उस दिन वहाँ पे एक 24 ईयर्स की भी एक लेडी थी, तो उसका फर्स्ट बेबी था। उनको भी उन्होंने सेम डुअल मार्कर लिखा था, जबकि आप अगर गूगल में सर्च करो तो डुअल मार्कर टेस्ट जनरली 35 ईयर्स से ओल्ड या जिनको फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई एबनॉर्मलिटी होती है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में फर्स्ट उसका बच्चा होता है जिसको कोई डाउन सिंड्रोम या ऐसे कोई क्रोमोजोम्स की वजह से कोई एबनॉर्मलिटी होती है, उनको ये टेस्ट रिकमेंड करते हैं। तो मुझे तो लगा कि ठीक है मेरा सेकंड बेबी इसलिए कर रहे होंगे और मेरी कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, लाइक ओ नेगेटिव है, उससे क्लीन है इस टाइप का। बट शी इज़ जस्ट 24 ईयर्स ओल्ड, उसकी फर्स्ट बेबी है, उनको उन्होंने डुअल मार्कर लिखा था। तो मैंने कहा चलो ठीक है कुछ होगा। फिर ये हुआ, उन्होंने मेरा रिपोर्ट देखने के बाद सब कुछ निगेटिव, उसके बाद में उन्होंने मुझे एक और टेस्ट लिख दिया, NPIT समथिंग कुछ। फिर मैंने गूगल में सर्च मारा उसका प्राइस, मैंने दिमाग ऐसे उड़ना होता है ना, ऐसे उड़ गया। उसका प्राइस 13,500 उसका प्राइस, उस पर्टिकुलर टेस्ट का प्राइस 13,500। इंडिया के कहीं हिस्से में जाओ तो वो अगर उसमें अपग्रेड करो तो उसको 26,000 25,000 तक का भी टेस्ट होता है, बट वो इनिशियल टेस्ट था 13,500 का। और मेरे लिए 13,500 मतलब मेरे हस्बैंड की सैलरी का 1/4 पार्ट है वो। तो मेरे को तो एकदम लगने लगा बाप रे 13,000 का। फिर मैंने कहा नहीं, मैं ये टेस्ट नहीं करूँगी, मैं एक सेकेंड ओपिनियन लूँगी। तो मैं परसों गई थी रायपुर सेकेंड ओपिनियन के लिए, और जिनके पास मैं गई थी शी इज़ माई फेवरेट वन, शी इज़ माई फेवरेट गायनी। तो वो काफ़ी ओल्ड नहीं है, मतलब वो हैं 45 प्लस होंगी, बट शी इज़ द बेस्ट गायनी इन द एंटायर वर्ल्ड। आई थिंक मुझे तो लगता है शायद वो पूरे भारत की नहीं, पूरे एंटायर वर्ल्ड की सबसे बेस्ट गायनी है, क्योंकि उनके पास जो एक्सपीरियंस है ना वो अब तक मैंने दिल्ली में भी दिखाया, फेब्रिस हॉस्पिटल में। दिल्ली फेब्रिस हॉस्पिटल वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल इन दिल्ली, यू मे बी हर्ड, एंड यहाँ पे भी दिखाया। तो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग भी मैंने वही मैम के पास गई थी, उनका नाम है नीरजा अग्रवाल, डॉक्टर नीरजा अग्रवाल, रायपुर में है वो, अरिहंत हॉस्पिटल में। तो वो इतनी क्वालिफाइड डॉक्टर है, अपने आप को इतनी अपग्रेडेड रखती हैं, आपको कोई बेवजह के मेडिसिन नहीं खाने देंगी। तो मैं उनके पास गई, उन्होंने मेरी रिपोर्ट देखा, बोले सब तो नॉर्मल है आपका। मैंने कहा मैम ने टेस्ट लिखा, बोलते नहीं कोई ज़रूरत नहीं इतने महंगे टेस्ट कराने की, तुम्हारा सब कुछ तो नॉर्मल है, तुम्हारा डुअल मार्कर टेस्ट निगेटिव है। उन्होंने कहा ये टेस्ट तब हम रिकमेंड करते हैं जब किसी को एबॉर्शन कराना हो, या अगर जो 5th मंथ का एनॉमली स्कैन आता है अगर उसमें कोई एबनॉर्मलिटी, क्योंकि जो एनॉमली स्कैन कराते हैं हम 5वें महीने में, तो उसमें क्या होता है हम ये देखते हैं कि बेबी का जितने भी बॉडी ऑर्गन्स है, लाइक लंग्स, लीवर, हार्ट, किडनी, और उनका जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, लाइक अगर फीमेल हो तो यूट्रस, ओरी, और अगर मेल हो तो उनका मेल ऑर्गन्स, ये सब चीज़ बना है कि नहीं, ये सब चीज़ हम एनॉमली स्कैन में देखते हैं। अगर वहाँ पे कोई एबनॉर्मलिटी है, लाइक अगर उसको कोई बॉडी पार्ट्स नहीं डेवलप हुआ है, तो वो चीज़ें वहाँ पता चल जाती है, तब हम ये वाला टेस्ट रिकमेंड करते हैं। अभी इस टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। दैट टाइम आई फील कि अरे बाप रे चलो अच्छा हो, मतलब सेकेंड ओपिनियन उनको लेना चाहिए। क्या सेकेंड ओपिनियन लेने में सिर्फ हमको OPD का चार्जेस पड़ता है, लाइक यहाँ पे 200 है OPD चार्ज, वहाँ पे 300, तो मुझे सिर्फ OPD चार्जेस पड़े। लेकिन उस चीज़ वो 13,000 के टेस्ट, सॉरी 14,000 बोला जाए उसको, उस 14,000 के टेस्ट से मैं बच गई। और साथ में मैं ये चीज़ के लिए सिक्योर हो गई कि मेरी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, क्योंकि अगर मैं नहीं कराती मान लो और सेकेंड ओपिनियन भी नहीं लेती, तो मुझे हरदम यही लगता है शायद कोई कॉम्प्लिकेशन हो, तब तो डॉक्टर ने लिखा है, क्योंकि वो इतनी मतलब 5 ईयर्स का MBBS, फिर वो इतनी गायनी की पढ़ाई ये सब करके इतना वो गायनी बनते हैं, तो हमेशा मन में रहता कि शायद कोई कॉम्प्लिकेशन हो, और मैंने टेस्ट नहीं कराया, तो उससे अच्छा है एक सिक्योरिटी। तो नॉट ओनली इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी, तो मैं आप सबसे ये चीज़ में रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको डॉक्टर कोई अच्छा, और एक बार और भी हुआ था, बहुत पहले की बात है, व्हेन आई वाज इन बिलासपुर, तो मुझे एक्यूट फिशर हुआ था। मेरी ना हैबिट नहीं है ज़्यादा पानी पीने की, तो उसकी वजह से मुझे डाइजेशन में प्रॉब्लम हुआ, और मेरे जो बॉडी थी काफ़ी टाइट हो गई, तो मुझे कट्स हो गए। उसका ड्रॉबैक ये हुआ कि मुझे बाद में एक्यूट फिशर हो गया। तो मैंने बिलासपुर में दिखाया, तो मुझे ऑपरेशन का चार्जेस उन्होंने 20,000 का था, 20,000, और दैट टाइम आई वाज स्टूडेंट, तो मेरे लिए 20,000 मतलब 20 लाख के बराबर था। तो मैंने घर में फ़ोन किया, मेरी मम्मी ने कहा कोई बात नहीं तुम आ जाओ, हम यहाँ कराते हैं। यहाँ पे आई तो मेरा ऑपरेशन 2,500 में हो गया। तो इसलिए मैं बता रही हूँ सेकंड ओपिनियन इसलिए इतना ज़रूरी है
कि जब हमें कोई भी डॉक्टर अगर रिकमेंड करे ऑपरेशन के लिए या कोई भी चीज़, तो हमें एक दूसरे डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए। अगर दोनों डॉक्टर का व्यू अगर मैच करता है तो वी हैव टू गो विथ एनी वन ऑफ देम। लेकिन अगर मैच नहीं करता है तो हमको एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और आपस में अपने फैमिली, परिवार, फ्रेंड्स में कंसल्ट करना चाहिए कि कोई बेस्ट डॉक्टर हो तो हमें ज़रूर रिकमेंड करो, सजेस्ट करो, और फिर उस बेस्ट डॉक्टर को आप अपना केस दिखाओ, फिर ही और शी विल रिकमेंड यू कि क्या करना है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, और मुझे पता है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद नहीं आती लोगों को, फिर भी मैं ट्राई करूँगी कि मैं ऐसे वीडियो बनाऊँ, क्योंकि एग्ज़ाम तक क्या है डेली व्लॉग शूट करना इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी। तो ये हुआ। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो ज़रूर से मुझे कमेंट करना, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जो डिसेंट्री डायरिया के लिए बनाया था तो लोग क्या होता है ना कि डिसीज़ की भी ना कैटेगरी होती है, लाइक लोग दस्त, सर्दी, खांसी को लो मतलब गरीबी रेखा के नीचे की बीमारी समझते हैं, इसलिए इतना सीरियस नहीं लेते। और अगर हार्ट अटैक बोलो मतलब वो ए ग्रेड बीमारी, अमीरों वाली बीमारी, तो लोग ज़्यादा सीरियस होकर सुनते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। तब तक के लिए बाय।